ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो 100 साल से अपने पार्टनर का वेट कर रहा होता है। लेकिन जब आखिरी साल उसका आने वाला होता है तो देखता है कि जो उसका पार्टनर है, जो कि पिछले जन्म में मर चुका था, वो इस जन्म में एक लड़की की जगह एक लड़का है। तो अब देखना ये है कि क्या वो अपने पार्टनर को एक लड़के के रूप में एक्सेप्ट कर पाएगा, और अगर करता है तो उनकी कहानी क्या मोड़ लेगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। और इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1924 से, जिसमें सान नाम का एक लड़का यानी कि हमारा हीरो कुछ पुलिस वालों से लड़ रहा होता है। और फिर तभी एक पुलिस वाला सान को गोली मार देता है, लेकिन वो जैसे तैसे उनसे बचकर वहां से भाग निकलता है और जख्मी हालत में उनसे बचने के लिए एक टोकरी के अंदर छुप जाता है। और फिर तभी सान को उस टोकरी में छुपते हुए वो लड़की देख लेती है। और तभी पुलिस वाले भी वहीं पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि वो लड़का कहाँ गया, तो साफ साफ इनकार कर देती है और बताती है कि वो दूसरी जगह पे गया है। लेकिन फिर भी उस ऑफिसर को उस लड़की की बात पे यकीन नहीं होता, और वो टोकरी खोलने ही वाला होता है कि तभी वो लड़की उसे रोक लेती है। और वो उसे गैसलाइट करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? तुम जरूर उस आदमी के चमचे होंगे, तभी तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं है। और फिर ये बात सुनकर उस ऑफिसर को गुस्सा आता है और वो उस लड़की पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी एक उसका बड़ा ऑफिसर आ जाता है और उसे रोक लेता है। और वो बड़ा ऑफिसर उस छोटे ऑफिसर को बताता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किस लड़की से बात कर रहे हो? ये मिस वाट है, जो यहाँ की रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती है। ये सारी बातें सान अंदर से सुन रहा होता है, और पुलिस ऑफिसर के जाने के तुरंत बाद ही मिस वाट उसकी टोकरी खोलती है। लेकिन सान बहुत ज्यादा अलर्ट होता है और वो मिस वाट पे चाकू मारने वाला होता है, लेकिन वो उस लड़की को देखकर रुक जाता है। और फिर कुछ देर तक ऐसे ही आके मिलने के बाद में वो सीधा बेहोश हो जाता है। और फिर मिस वाट उसकी जान बचाने के लिए एक मंदिर लेके जाती है, और जो कि वहाँ का पुजारी एक डॉक्टर भी है, उसको ऐसे जख्मी हालत में देखकर उसको बचाने के लिए मदद करता है। क्योंकि सान एकदम मरने की हालत में होता है, इसलिए पुजारी अपना कीमती पत्थर लाके अपने भगवान के आगे उसकी पूजा करने लगता है। उस पत्थर की बहुत सारी पूजा करने के बाद और उस पत्थर को किसी मंत्र से बांधने के बाद में वो सान की बॉडी पे वो पत्थर रख देता है। और जैसे ही वो पत्थर रखता है, सान को एक अनबियरेबल पेन होता है, क्योंकि वो पत्थर अपना जादू दिखा रहा था और जो गोली उसे लगी थी वो भी अपने आप बाहर निकलने लगती है। और ये सारी चीजों को अपने आंखों के आगे होता देख मिस वाट डॉक्टर से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, वो पत्थर अपने आप ग्लो कैसे करने लगा और उसके जख्म एकदम अपने आप भर कैसे गए। और फिर डॉक्टर उसे एक पुरानी टेल बताते हैं कि जो नुवा एक मदर गॉडेसेस है, उन्होंने इंसानों को बनाया है। और उसे वो एक टेल सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार आसमान फट गया था और उस फटे हुए आसमान से बहुत सारे शैतान बाहर आने लगे थे, जिसके वजह से इंसान जाति को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। और इंसानी जाति को बचाने के लिए गॉडेसेस नुवा ने उस 5 स्टोन पत्थर को निकाला और उस आसमान के छेद को भर दिया। लेकिन उस पत्थर के कुछ कण अभी भी इस धरती पे मौजूद है, जिसमें से ये एक था। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर सान एकदम फिट एंड फाइन है और उसकी बॉडी पे एक भी खरोच नहीं है, क्योंकि उस पत्थर के वजह से उसकी बॉडी पूरी हील हो चुकी है। और फिर तभी मिस वाट भी सान से मिलने के लिए आती है और सान उसे तहे दिल से थैंक यू कहता है और उसे बताता है कि एक्चुअली में उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है, बल्कि उसको फंसाया गया है, इसलिए पुलिस वाले उसके पीछे पड़े। और अगर मिस वाट नहीं होती तो वो अब तक मर गया होता, इसलिए वो चाहता है कि उसकी काइंडनेस को रिपे करने के लिए वो उसके लिए कुछ करे। लेकिन मिस वाट दिल की बहुत अच्छी होती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी बचाया ताकि तुम मुझे रिपे कर सको, मैंने तो तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है किसी की मदद करना। और फिर सान उसकी इतनी प्यारी बात सुनकर उससे कहता है कि भले ही मैं अभी यूजलेस हूँ और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वक्त आने पे मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। और फिर इसी तरह उनकी दोस्ती की एक न्यू शुरुआत होती है, या फिर कह लो कि उनके प्यार की न्यू शुरुआत होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर एक ड्रामा देख रहे होते हैं, और उस ड्रामे को देखकर मिस वाट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। और हमारा हीरो सान एक अच्छे लड़के की तरह उसके आंसू पोंछने के लिए उसे एक हैंकी देता है, बट जब वो अपने आंसू पोंछती है तो वो देखती है कि उस हैंकी के अंदर में एक रिंग है। हाँ, यानी कि हमारा हीरो सान उसे प्रपोज कर रहा है। इतने जल्दी इन दोनों की बात यहाँ पे पहुँच गई और हमें कुछ खबर भी नहीं। और फिर ऐसे ही हंसते खेलते वो कहीं जा रहे होते, लेकिन किसी की खुशी को किसी की नजर ना लगे, ऐसा कभी हो सकता है? एक लव स्टोरी में कभी विलेन ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो जी हाँ, यहाँ पर भी हमारा एक विलेन आ चुका है, जो कि वहाँ का एक प्रिंस रहता है और शायद से मिस वाट का फियांसे भी।
और अपने फियांसे को किसी और के साथ देखकर तो ऑफ कोर्स किसी को भी बुरा तो लगेगा ही। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पुरानी फिल्मों के जैसे उसका बाप उसकी तुरंत के तुरंत शादी कराने पे तुल जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी प्यारी बेटी एक कॉमनर से कैसे शादी कर सकती है, उसको तो एक प्रिंस ही मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स यही सोचेगा एक बाप। और एज यूजुअल मिस वाट अपने प्यार की गुहार लगाते हुए कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसके पापा उसकी एक नहीं सुनते और उसे दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। तभी हमारा हीरो खिड़की से कूद के अपनी हीरोइन के पास में आ जाता है। मिस वाट के हाथ में उसके फियांसे की रिंग होती है और हमारा हीरो उस रिंग को निकालकर अपनी दी हुई अंगूठी उसे पहनाता है। वो लोग जैसे तैसे वहाँ से भाग तो निकलते हैं, लेकिन अब भी उसके फियांसे के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग एक सेफ जगह पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो डोर लॉक करने वाला होता है कि तभी उसका फियांसे वहाँ पे आ जाता है। मिस वाट का फियांसे उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हमारी हीरोइन है कि अपना हीरो का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर हमारा हीरो भी एक प्यारी सी लाइन मारता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाओ। लेकिन ऑफ कोर्स वो एक विलेन है, वो क्यों ही सुनेगा भाई तेरी बात, और ऐसा बोलने पे तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। और वो अपने विलन होने का धर्म निभाता है और वो उसको तलवार से मारने की कोशिश करता है। बट टू बी ऑनेस्ट वो एक बहुत गंदा तलवारबाज है, हर बार वान उसके हाथ से बच जाता है। भाई अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर तुम विलन बनोगे कैसे? और फिर इतने नाकाम प्रयासों के बाद में वो थक हार कर अपनी तलवार छोड़ देता है और अपनी बंदूक निकालता है और वो सीधा तान देता है हमारे हीरो वान की तरफ। लेकिन जैसा कि हर फिल्मों में होता है, हमारी हीरोइन हमारे हीरो को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती है और हीरो की गोली अपने ऊपर ले लेती है। और मरते हुए उसके आखिरी वर्ड्स ये रहते हैं कि प्लीज मेरे वान को छोड़ दो। और वो ऐसा बोलते ही हमारे हीरो के बाहों में दम तोड़ देती है और अपनी आंखों के आगे मिस वाट को मरता हुआ देख वो बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है। और फिर वो अपने मरे हुए प्यार को बचाने के लिए फिर से उसी डॉक्टर के पास में जाता है जिसने उसे बचाया था, और उनके पास में जाकर वो मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज इसे बचा लो। जिस जादुई पत्थर से आपने मुझे बचाया था, प्लीज आप इसे भी बचा लो। लेकिन डॉक्टर उसकी आखिरी उम्मीद तोड़ते हुए उससे कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं इसे बचा नहीं सकता, क्योंकि वो पत्थर सिर्फ जिंदा लोगों पे काम करता है, ना कि मरे हुए लोगों पे। लेकिन वान फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहता और वो उनके आगे सर पटक पटक कर रोने लगता है और मदद की गुहार मांगने लगता है। और फिर डॉक्टर थक हार कर उसे एक फाइनली रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि मैं इसे बचा तो नहीं सकता, लेकिन अगर तुम सच में इससे इतना प्यार करते हो तो फिर मैं तुम दोनों को दूसरे जन्म में मिला जरूर सकता हूँ। और कहते हैं कि उस जादुई पत्थर को तोड़ के अगर तुमने खा लिया और इस लड़की ने भी खा लिया तो फिर इस लड़की के अगले जन्म में तुम दोनों जरूर मिल पाओगे, लेकिन 100 साल तक तुम्हें उसका वेट करना पड़ेगा। और जब तक ये लड़की तुम्हें मिल नहीं जाती तब तक हर रात तुम्हें एक ऐसा दर्द होने वाला है जिसे तुम हर रात अपने मरने की दुआ मांगो। लेकिन अगर 100 साल तक तुम उससे मिल नहीं पाए तो फिर तुम्हारी बॉडी अपने आप सड़ने लगेगी और तुम एक भयानक मौत मरोगे। और वान अपनी लवर से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेताब होता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे इस बात के लिए हाँ कर देता है। और फिर डॉक्टर उस पत्थर का एक घोल बनाकर उसे देते हैं और वो घोल पीते ही उसे एक भयानक सा दर्द होता है। और फिर डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद, यानी कि वो 20 साल तक अपनी लवर का वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक उसको उसकी लवर नहीं मिली। और फिर ऐसे ही इंतजार करते करते 3 जनरेशन पास आउट होती है और इन तीनों जनरेशन में उस डॉक्टर के बच्चे वान का ख्याल रखते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि वान उन बच्चों का ख्याल रखता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो कि वान के लिए उसके पोते जैसा है, वो उसके लिए चाय बनाता है। और फिर वान उनसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ठंडी का माहौल है, आपको ठंडी लग जाएगी, इस वजह से मैंने बना दिया। लेकिन जादुई पत्थर के वजह से वान को किसी भी प्रकार की चीजें फील नहीं होती, ना उसे कभी कोई बीमारी होती है, ना उसे कोई चोट लगती है। सिर्फ उससे हर रात एक ऐसा दर्द होता है जो एक मरने से भी ज्यादा बदतर है। और फिर तभी हम देखते हैं कि छुप छुप के एक लड़की आ रही होती है जो कि होती है उस दादाजी की लड़की। और वो लड़की छुप छुप के इसलिए आ रही होती है अपने पापा से बचने के लिए नहीं, बल्कि वान से बचने के लिए, क्योंकि उसके पापा तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन वान जरूर कहेगा उसे, क्योंकि उसके पापा से ज्यादा पुराना तो वान है। और जिस तरीके के कपड़े वो भी पहन के थी, ऐसे कपड़े देखकर वान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो छुप छुप के जा रही थी। लेकिन ऑफ कोर्स वान ने उसे पकड़ लिया तो अब वान उसे चिल्ला रहा है।
एक अच्छी लड़की को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लोगों की नजरें खराब होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो लड़की अपने जवाब में कहती है कि उसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो अपने कपड़े पहन रही हूँ ना, वो तो दूसरों की गलती है कि वो गंदी नजर से देख रहे हैं। बट तभी सडनली वान को चेस्ट में एक अनबेयरेबल पेन होने लगता है क्योंकि 12 बज चुके हैं और वो कैसे भी करके अपने रूम में जाता है और उस दर्द को सहने के लिए तैयार हो जाता है। और दादाजी वान की चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि आप क्यों चिंता करते हो पापा, ये तो उनका रोज का ही है, उनको रोज ही ऐसा होता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम वान को तड़पता हुआ देखते हैं और वो खुद से कहता है कि ये मेरा आखिरी साल है, क्या मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वान अपने दोस्त के साथ में एक सीक्रेट जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे वो पत्थर रखा हुआ है और वो दोनों रोज उस पत्थर को चेक करने के लिए आते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा था कि जब भी तुम दोनों के मिलने का टाइम आएगा तो फिर वो पत्थर अपने आप चमकने लगेगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन दोनों को निराशा होती है क्योंकि इस बार भी पत्थर नहीं चमका। और फिर उसका दोस्त उसे याद दिलाते हुए कहता है कि आज भी ये पत्थर नहीं चमका, अगर ये पत्थर जल्दी ही नहीं चमका तो फिर तुम जल्दी ही अपनी मौत के करीब पहुंच जाओगे और तुम तड़प तड़प के मरोगे। और फिर वान उससे कहता है कि हाँ थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कैसे मरने वाला हूँ। बट फाइनली तभी वो पत्थर अपने आप चमकने लगता है, यानी कि उसका लवर यही कहीं आसपास है और उन लोगों के मिलने की घड़ी आ गई है। और वो डॉक्टर की पूरी फैमिली के साथ मिलकर अपने लवर को ढूंढने में लग जाते हैं। और इस बार थोड़ा न्यू जमाना है तो गैजेट्स का भी यूज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 1000 स्टेप चलने के बाद में उनका लवर उनको मिल जाएगा, तो वो अपना स्टेप्स काउंट करके चल रहे हैं। और फिर फाइनली जब उनके 1000 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वान को दिखती है एक सुंदर सी लड़की। और फिर उस लड़की को देखकर वान को तो यही लगता है कि यही है मेरी प्रेमिका, और बाय गॉड ग्रेस वो डायरेक्ट उसकी बाहों में आके गिर जाती है। और फिर वो उससे नाम पूछता है और कोइंसिडेंटली उसका नाम भी वाद ही रहता है। और फिर पहली नजर में वान अपना दिल उस लड़की को देने ही वाला होता है कि तभी उसका दोस्त बोलता है कि अरे भाई रुको, ये वो लड़की नहीं है, क्योंकि नक्षत्रों के अकॉर्डिंग वो लड़की इस डायरेक्शन से आएगी और इसी टाइम पे आएगी, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, इसलिए ये वो लड़की नहीं है। और फिर सब लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं और गिनती काउंट करने लगते हैं कि वो लड़की कब आएगी और कहाँ से आएगी। और फिर सडनली आसमान से एक लड़का गिरता है डायरेक्ट वान के ऊपर में और वो दोनों थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगते हैं। और फिर ऐसे होती है इन दोनों लवर्स की फर्स्ट मुलाकात। और फिर उसका दोस्त भी खुशी से झूम जाता है और कहता है कि यही है वो लड़का जिसको हम ढूंढ रहे थे। लेकिन अपने लवर को किसी लड़के के रूप में देख के वान तो पूरा शॉकी हो जाता है। पहली बात तो वो यकीन ही नहीं करता कि ये लड़का हो भी सकता है, वो तो सोचता है कि अरे ये होगा ही नहीं बल्कि कोई और होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वान तो एकदम पुराने जमाने का है, तो उसके लिए ये सब चीजें तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और वो तो सीधा उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है और घर पहुँचता है। और फिर उसके दोस्त लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि वाह तुझे तो तेरी लवर मिल गई। बट वो कहता है कि नहीं, ये वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो अभी फिलहाल इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो भगवान से बात करने के लिए जाता है कि भगवान आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या कर दिया ऐसा, आप मुझे कब मिलवाओगे मेरे लवर से, तो तभी हम देखते हैं कि उसके बाजू में आके वही लड़का फिर से खड़ा हो जाता है और वो भी भगवान से प्रेयर करने लगता है। और फिर वो लड़का वान को देखते बरोबर उससे थैंक यू कहने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन वान है कि उसे देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो गलती से उस लड़के की सारी चीजें गिरा देता है। और फिर जब वो चीजें उठाने लगता है तो उन दोनों के हाथ उस कपड़े में फंस जाते हैं। उन दोनों के हाथ में एक रेड स्ट्रिंग बन जाती है जो कि शो करती है कि उन दोनों का कोई पिछले जन्म का नाता है। उस लड़के को तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो एक अच्छे से प्यार से मुस्कुराने लगता है। लेकिन वान है कि वो थोड़ा सा घबरा जाता है और फट से अपनी उंगली से वो चीज निकाल कर उसके हाथ में दे देता है और वहां से भाग जाता है। वो लड़के की बहुत बार आवाज लगाने के बाद भी वो सुनता नहीं और वो वहां से सर चला जाता है। फिर हम वान को उसके दोस्त के साथ में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें उसका दोस्त उसको बताता है कि अरे भाई मैं सारी चीजें कैलकुलेट करके बैठा हूँ, ये वही लड़का है जो तुम्हारा लवर है, तुम मान क्यों नहीं रहे हो, और वो रेड वाला धागा तुम्हारी उंगली में फंसाकर भगवान जी ने तो तुम्हें एक साइन भी दे दिया कि ये वही है। और फिर जब वो अपनी उंगली की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो जो उसकी रिंग थी जो उसने इतने सालों से जपा के रखी थी वो कहीं गायब हो गई है। फिर उसको ध्यान में आता है कि हो सकता है कि वो रिंग उसने उस लड़के को दे दी हो गुस्से गुस्से में।
और हाँ, वो रिंग उसी लड़के के पास में होती है। वो रिंग को देख ही रहा होता है और साथ में वो रिंग को पहन के भी देखता है। और फिर नेक्स्ट डे उस रिंग की वजह से वो उस लड़के से मिलने के लिए जाता है, लेकिन अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं होती। वो बाहर ही खड़ा रहकर उसे देखता रहता है। और फिर चू उसे बताती है कि मैंने उस लड़के के बारे में सारी चीजें पता कर रखी है। इसका नाम वी है, बहुत अच्छा लड़का है, एकदम प्लेफुल लड़का है और बहुत प्यारा भी है। लेकिन वान सिर्फ उस लड़के को दूर से देखता है और वो संतरे से कुछ कर रहा होता है और उस संतरे को देखकर उसे फिर से कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है। जैसे वी ने उस संतरे का फ्लावर बनाया है, वैसे ही वात ने भी कुछ साल पहले ऐसा ही किया था। और वो ऐसे ही दूर से उसे एडमायर कर रहा होता है कि तभी उसकी चोरी पकड़ी जाती है, यानी कि वी उसे देख लेता है। और जैसे उसे पता चलता है कि वी ने उसे देख लिया तो वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है और वी भी उसका पीछा करने लगता है। और फिर उसकी चोरी पकड़े जाने के बाद में वान उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगा कि मेरी रिंग तुम्हारे पास में होगी। और वो उससे उसकी रिंग के बारे में पूछता है और फिर वी उसे बताता है कि हाँ, वो रिंग तो मेरे पास में ही है, वो मेरे पास ही रह गई थी। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो और फिर बाद में मेरे घर पे चलना, मैं तुम्हें रिंग दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हें कल भी लाके दे सकता हूँ। लेकिन वान उस रिंग को पाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होता है, इसलिए वो उसके साथ उसके घर पे जाने के लिए रेडी होता है। और फिर जब वो उसके घर पे जाता है तो उसे पता चलता है कि वी एकदम मैसी लड़का है। उसकी सारी की सारी चीजें इधर से उधर बिखरी हुई, कोई भी चीज एक जगह पे नहीं है। वी वान की रिंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी रिंग कहीं पे भी नहीं मिलती क्योंकि वो ऑफ कोर्स मैसी लड़का है, तो उसे पता नहीं कि उसने वो रिंग कहाँ पर रखी है। फाइनली जब उसे रिंग मिलती है तो वो रिंग डायरेक्ट गिरती है टेबल के नीचे। दोनों ही उस रिंग को टेबल के नीचे से निकालने की कोशिश करते हैं और तभी उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और उनके हाथ टच होने से दोनों को एक करंट लगता है, या फिर यूँ कह लो कि दोनों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। लेकिन वान कुछ भी नहीं कहता और जल्दी से अपनी रिंग लेके वहां से चला जाता है। और वो खुद भी शॉक में रहता है कि उसे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ, लेकिन आज कैसे क्या फील हो गया सिर्फ किसी के एक बेर से टच से। लेकिन वान है कि किसी भी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए वो सीधा जाता है अपने दोस्त से इस बारे में पूछताछ करने के लिए। और फिर उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो नहीं है तो एक काम करो, तुम उससे पूछ लो कि क्या उसकी कोई जुड़वा बहन है, क्योंकि जुड़वा भाई बहनों की किस्मत में एक ही चीज लिखी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं, सारे मोमेंट जो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ में बिताए थे। और वान फिर से अपने छोटे मोटे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी के घर पे आता है, लेकिन उसे डोर नॉक करने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी वी को पता नहीं क्या पता चल जाता है कि वो डोर ओपन कर लेता है। लेकिन वान उसे रूडली कहता है कि मैं तो बस तुम्हें इतना पूछने के लिए आया था कि क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है। और फिर इरिटेटिंगली थोड़ा सा सोचने की एक्टिंग करने के बाद में वी कहता है कि नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। और फिर वान कहता है कि जब तुम्हारी कोई बहन नहीं है तो फिर तुम इतना सोचने के लिए टाइम लगा क्यों रहे थे। और फिर ये कह के वो वहां से चलते बनता है, लेकिन वी उसे पीछे से बैकअप कर लेता है और वो उससे कहता है कि तुम प्लीज मत जाओ, जैसा मैं तुम्हारे साथ में फील करता हूँ, बस अपन 2 ही बार मिले लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमको जन्मों जन्म से जानता हूँ। ऐसा वैसे मुझे किसी से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ में कोई डीपली कनेक्शन है और मैं चाह कर भी इस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहा हूँ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आता हूँ। और फिर ये बात सुन के वान को भी कंफर्म हो जाता है कि यही है उसका लवर। वैसे तो पहले वो थोड़ा सा शॉक में होता है और एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसकी ऐसी बातें सुन के वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो उसे डायरेक्ट किस करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।